नमस्कार, मेरा नाम है एम आर माली। आप सभी का द मिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम प्री और मेन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिंदु इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने 2022 का और एक 2024 का जो यूपीएससी में प्री में जो एग्ज़ाम में पूछा गया 2% रखे हैं, उनको हम पहले बिंदुओं को देख लेते हैं, उसके बाद में इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। एक लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जो सामान्य जो बिंदु उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद में हम लोकसभा के जो अध्यक्ष के बारे में कुछ अन्य जो तथ्य उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य है वो उन कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने संबंधी जो व्यवस्था क्या तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो लोकसभा अध्यक्ष के जो पद के लिए जो आलोचना की जाती है तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य है वो कैसे निष्पक्षता के साथ और स्वतंत्रता के साथ करें, उसके लिए क्या व्यवस्था है तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक 2020 में यूपीएससी ने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो क्वेश्चंस पूछा है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ बिंदुओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो पहला पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनमें से ही किया जाता है। पहला पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के लिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन निर्वाचित सदस्यों में से ही उनका निर्वाचन किया जाता है। दूसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। इन लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी निर्वाचन की जो तारीख है वो किनके द्वारा तय की जाती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। इन लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है, जबकि जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनके निर्वाचन की जो तारीख है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तय की जाती है। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद का विघटन होने पर भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। यानी कि लोकसभा का यदि विघटन हो जाता है फिर भी जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो नई लोकसभा की जो पहली बैठक तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए कार्यों की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। यानी जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों की जो जांच है वो किसी न्यायालय में नहीं की जाती है। यानी मतलब कि वो निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकें तो इसके लिए उनके जो कार्य होते हैं उनकी जो जाँच है वो किसी न्यायालय में नहीं की जाती है। फिर उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो वो है कि कुछ अन्य जो तथ्य है, अन्य तथ्यों के बारे में यदि देखें, अन्य जो तथ्य उनके बारे में देखें तो पहला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो उपाध्यक्ष को देते हैं। यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना जो इस्तीफा है वो किनको देते हैं, तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको अपना इस्तीफा सौंपते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का मत विचाराधीन होने पर लोकसभा अध्यक्षता नहीं करते हैं। यानी मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है या जो संकल्प है वो यदि विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता नहीं करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक जो मत है वो नहीं दे सकते, लेकिन आरंभ या अंत में कभी भी अपना मतदान दे सकते हैं। यानी कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं देते। निर्णायक मत का मतलब क्या होता है, तो निर्णायक मत का मतलब होता है कि पक्ष और विपक्ष में मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष किसी एक के फेवर में अपना मत करते हैं तो उसी को कहते हैं निर्णायक मत। लेकिन यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव यदि विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष चाहे तो आरंभ में भी अपना मतदान दे सकते हैं या अंत में भी अपना मतदान दे सकते हैं। तो 3 पॉइंट लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में ध्यान रखना, इनके ऊपर यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस भी पूछा है। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों के बारे में देखा जाए तो पहला है कि जो हमारा जो संविधान है, इसके अलावा जो संसदीय जो परंपरा है, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है से जो लोकसभा जो अध्यक्ष को जो शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनकी जो शक्तियों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है, संसदीय परंपराओं में भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है तो उसके द्वारा भी व्यवस्था की गई है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा एक लोकसभा में किसी कानून का अंतिम व्याख्याकार है। यानी लोकसभा में कोई कानून होता है तो उस कानून के जो अंतिम जो व्याख्याकार होते हैं वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं।
तीसरा पॉइंट है कि दल बदल अधिनियम 1985 के तहत मामलों की सुनवाई करते हैं। यानी जो लोकसभा के अंतर्गत यदि दल बदल अधिनियम 1985 के तहत कोई मामला उठता है तो उसकी जो सुनवाई करने का जो काम है वो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष करते हैं। फिर अनुच्छेद 109 के तहत किसी भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसे प्रमाणित करते हैं। मतलब कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अनुच्छेद 109 के तहत कोई भी जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं उसको प्रमाणित करने का जो काम है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। फिर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यानी जो 108 अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति के द्वारा जो संयुक्त जो बैठक बुलाई जाती है उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। फिर सदन में जो गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं होने पर सदन को स्थगित करते हैं। यानी जो लोकसभा है उस लोकसभा के अंतर्गत यदि जो कोरम है या जो गणपूर्ति है वो नहीं होने पर जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो सदन को स्थगित करते हैं। और लोकसभा के अंतर्गत जो गणपूर्ति के लिए जो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या उनका 10वां भाग होना चाहिए। इसके अलावा जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कुछ समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं। उदाहरण के लिए जो नियम जो समिति उनके अध्यक्ष होते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको यदि हटाने की जो व्यवस्था क्या है, उनको पदच्युत करने की क्या व्यवस्था है, यानी उनको किस तरह से उनको जो पद से हटाया जा सकता है, तो उसके लिए क्या जो व्यवस्था की गई है। तो पहला है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव लोकसभा सदस्यों द्वारा पुरस्तावित किया जाता है। तो पहला जो पॉइंट है कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन मेंबर के द्वारा क्या किया जाता है, पुरस्तावित किया जाता है, यानी जो सदन में पेश किया जाता है। फिर पदच्युत करने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे सकता है। यानी जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो यदि विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना मत जो है वो दे सकते हैं। फिर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ आरंभ में मतदान कर सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता है। तो वो आगे वाला जो पॉइंट है रिपीट हुआ यहाँ पर। यानी कहने का मतलब है कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो यदि विचाराधीन होता है तो वो आरंभ में मत कर सकते हैं, लेकिन जो निर्णायक जो मत है वो नहीं करते हैं। फिर आता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष की जो आलोचना, यानी लोकसभा जो पद है उसकी जो आलोचना क्या है। तो पहला है कि लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर भी उस दल का जो सदस्य बना रहता है। मतलब पहला जो पॉइंट क्या हो गया कि जो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का जो कोई मेंबर है और वो अध्यक्ष के लिए निर्वाचित होता है तो ऐसी स्थिति में वो जिस पार्टी का है, जिस दल का है, उस दल की उसकी जो सदस्यता है वो बनी रहती है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है कि कोई सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो जिस दल का होता है उस दल से उसको त्यागपत्र देना होता है, जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इसके कारण ये पहला आलोचना का बिंदु तो ये है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है जिस पार्टी का मेंबर है उसी पार्टी का मेंबर बना रहता है, तो इससे उनकी जो निष्पक्षता है वो प्रभावित होती है। दूसरा है कि दल बदल अधिनियम 1985 के तहत मामलों का जो निस्तारण है वो समय पर नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जो लोकसभा जो अध्यक्ष है उनके सामने कोई मामला पेश किया जाता है तो उसका जो निस्तारण है वो टाइमली नहीं कर पाते हैं। और जो धन विधेयक है उसको प्रमाणित करने का जो अंतिम जो प्राधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास में है। तो ये 3 पॉइंट आलोचना के हैं। पहला पॉइंट तो क्या है कि कोई लोकसभा का जो सदस्य है वो अध्यक्ष के लिए निर्वाचित होता है तो उस दल का जो सदस्य बना रहता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है दल बदल संबंधी जो मामला उठता है तो उनका वो समय पर निस्तारण नहीं करते हैं। तीसरा है कि जो धन विधेयक है उसको प्रमाणित करने का जो अंतिम जो प्राधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास में है। फिर लोकसभा जो अध्यक्ष के जो कार्यों की जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में है। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की जाँच किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों की जो जाँच है वो किसी भी जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे हैं। फिर लोकसभा के अध्यक्ष को पदच्युत करने का जो प्रस्ताव को लोकसभा के विशेष बहुमत से पारित होना नितांत अनिवार्य है। एंड लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा के द्वारा जो विशेष बहुमत से पारित होना नितांत अनिवार्य है। तीसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष को संविधान, संसदीय परंपरा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 से शक्तियाँ मिलती हैं। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनकी जो शक्तियों का जो उल्लेख है वो संविधान में भी है, संसदीय परंपराओं में भी और लोक प्रतिनिधि अधिनियम में भी उनका उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2020 में यूपीएससी ने पूछा था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या जा रहा है कि एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, एकदा स्पीकर मतलब एक ही स्पीकर, फिर सदैव स्पीकर, यानी जो सदैव जो स्पीकर है, क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्य प्रणाली को स्वीकारना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनकी जो निष्पक्षता बनी रहे उसके लिए
जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही सर्वोच्च। सर्वोच्च कहने का मतलब क्या है? सर्वोच्च कहने का मतलब है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो धन विधेयक को प्रमाणित करने का उनके पास में अंतिम अधिकार है। तो क्या ऐसी शक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास होनी चाहिए। दूसरा है कि जो दल बदल संबंधी जो मामले वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही सुने जाते थे, क्या ये शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य की जो जांच है वो किसी न्यायालय में नहीं होती है, तो क्या ये ऐसी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने की जो शक्ति है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होती है। तो ये ऐसी जो शक्ति है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होनी चाहिए। और इन सभी जो शक्तियों से क्या लोकसभा के जो अध्यक्ष की जो निष्पक्षता है वो बनी रहती है, तो ये बात है। और तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भारत में जो संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्य शैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को यदि आपको लिखना है तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर क्या है। पहले आपको ये डिफाइन करना होगा कि एकदा स्पीकर और सदैव जो स्पीकर है वो क्या है, पहला तो ये बताना होगा। दूसरा है कि ये जो व्यवस्था एकदा स्पीकर सदैव जो स्पीकर है, ये जो व्यवस्था है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष की निष्पक्षता है उसको बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। और तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर एक जो संसदीय प्रयोजन की जो सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या जो परिणाम हो सकते हैं, मतलब इस तरह की जो व्यवस्था अपनाई जाती है इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मतलब इसके जो 3 भाग होगा। पहला पॉइंट तो क्या है, आपको जो एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि एकदा स्पीकर और सदैव जो स्पीकर है वो क्या है। मतलब कहने का मतलब कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वही अंतिम होता है। तो ये एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर की बात हो गई। फिर है कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष निष्पक्षता के लिए क्या जरूरी है, तो आपको पॉइंट बताना है कि कहाँ पर जो इनकी निष्पक्षता के लिए जरूरी होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट आएगा कि इसका परिणाम क्या होगा, तो इसके पक्ष और विपक्ष में आपको देना पड़ेगा भाई जो इस तरह की जो व्यवस्था की वो सही। मतलब निष्पक्षता कहने का मतलब है, एकदा स्पीकर का मतलब क्या है, एकदा स्पीकर का मतलब है कि धन विधेयक है तो उस धन विधेयक के बारे में लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। तो ये उनकी जो एकदा स्पीकर और सदैव स्पीकर की जो बात हो गई ये, तो इससे क्या उनकी निष्पक्षता बनी रहती है। तो हाँ, ये निष्पक्षता बनी रहती है। तो इस तरह से इसको आप डिकोड करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। और आपको लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए, लिखने की जो ट्राई है वो भी करनी सही है। हम अब देखते हैं कि जो प्री में जो क्वेश्चंस है उनके बारे में किस तरह से उनको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो प्री वाला देखा जाए यहाँ पर तो 2024 का है। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में पूछा जा रहा है और जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह पीठासीन नहीं होगा। कह रहा है कि वह पीठासीन जो है नहीं होगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन होता है, तो वह पीठासीन नहीं होगा। तो ये बात तो सही है कि हाँ वो पीठाधीन नहीं होंगे। ये बात तो सही है कि वो पीठाधीन नहीं होंगे। अभी हमने देखा है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, तो हमने देखा है उनको बोलने का अधिकार, मत देने का अधिकार है तो बोलने का भी अधिकार है, तो ये गलत हो जाएगा। वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का या की हकदार नहीं होगा, तो हमने देखा है कि वो आरंभ में भी मत दे सकते, अंत में भी मत दे सकते, लेकिन वो निर्णायक मत नहीं दे सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा। फिर ये 2022 का क्वेश्चन है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में पूछा जा रहा है। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो कह रहा है लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे। तो ये बात सही है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है, जबकि लोकसभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये बात तो सही है। फिर कह रहा है यह आज्ञापक उपबंध है। आज्ञापक कहने का मतलब क्या है कि ये जो संविधान में व्यवस्था की गई है। आज्ञापक कहने का मतलब क्या है, आज्ञापक कहने का मतलब है कि जो संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई, तो ये संविधान मतलब कि संविधान में व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या उसे मुख्य विपक्षी दल से या शासकीय दल से होगा। तो ये तो एक परंपरा बनी हुई है 1967 के बाद में परंपरा बनी हुई है कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो या तो जो बहुमत वाला दल है उसका हो सकता है या विपक्ष के दल का हो सकता है। तो एक परंपरा है, न कि संविधान की, यानी आज्ञापक जो संविधान के द्वारा व्यवस्था नहीं है। तीसरा है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। ये बात तो सही है कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो अपने जो कार्य हैं उनको वो निर्भयता के साथ और निष्पक्षता के साथ कर पाए, इसलिए उनके जो निर्णयों की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होती। तो ये बात सही है। फिर उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में क्या होता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही
एक व्यक्ति का जो निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन के द्वारा उनको जो चुनाव किया जाता है। तो इस तरह से ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो हो जाएगा 1 और 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए। तो हमने जो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हमने डिस्कस किया कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में क्या क्या व्यवस्था है। यानी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।